बीपीएससी एस्पिरेंट चैनल में आपका स्वागत है। आज से मैं जनवरी प्रतियोगिता दर्पण से जो भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वो मैं मंथली वाइज कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये टाइम बहुत कम ही बचे हैं, इसलिए मैं एमसीक्यू के माध्यम से आपको ये टफ़ से टफ़ क्वेश्चन करेंट अफेयर के जो स्टेटमेंट वाइज या जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी में, मैं उसको कवर करूँगा। और आई होप कि इसी से क्वेश्चन आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे। तो इसमें हर एक ऑप्शन में एक एक क्वेश्चन छुपा हुआ है, तो आप लोग ध्यान से देखें। और इसमें जो की पॉइंट्स आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिखे उसको प्लीज़ आप अपने वार नोट्स में क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और इसी तरह करते हुए कल मैंने जनवरी 2026 का बिहार करेंट अफेयर का वीडियो डाला था आज मैं फरवरी 2026 का 7 से 8 बजे तक अप्रोक्स फरवरी 2026 का बिहार करेंट अफेयर का वीडियो डालूंगा। तो उसी तरह से बिहार करेंट अफेयर का मंथली वाइज और नेशनल इंटरनेशनल करेंट अफेयर का भी मंथली वाइज मैं साथ लेकर चल रहा हूँ। तो बिहार के लिए मैं जनवरी 2026 का वीडियो डाल चुका था, तो नेशनल इंटरनेशनल के जो भी एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है मैं उसको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी तरह फिर फरवरी का नेशनल इंटरनेशनल और बिहार को लेकर अलग अलग वीडियो आएगा। और यही 5 से 6 दिनों में आपको जनवरी से लेकर जून माह तक, यूँ कहें जुलाई माह तक पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट जो भी सेक्शंस रहेंगे वो पूरा आपको एमसीक्यू के माध्यम से आप उसको क्या करेंगे, पूरी तरह कंप्लीट कर लेंगे। और एग्ज़ाम में यही आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आप कितना भी मैगजीन पढ़ लें, जब तक आप एमसीक्यू टाइप का प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और ये भी एमसीक्यू ये उस तरह के एमसीक्यू नहीं है ऑनलाइनर, इसमें एक एक में 4-4 5-5 क्वेश्चन छिपे हुए हैं। तो आप लोग इसको देखें और आप जब इस सेक्शन को आप कंप्लीट करेंगे जनवरी से लेकर जून तक या जुलाई मंथ तक, तो आपके अंदर 70 से 80% कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा करेंट अफेयर को लेकर, क्योंकि आप हार्ड से हार्ड सेक्शन को, आप हार्ड से हार्ड करेंट अफेयर को क्या करेंगे, आप अपनी नज़र से दौड़ा दिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो फर्स्ट क्या है हम लोग का पहला क्वेश्चन कि सामान्य निर्वाचन या उपचुनाव के दौरान, ध्यान से देखिए यहाँ पर, सामान्य निर्वाचन या उपचुनाव के दौरान मतदान के समापन के वास्ते निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाले कितने घंटे की अवधि को मौन अवधि कहा जाता है। कितने घंटे, यूँ कहा जा रहा है कि जब अगर उपचुनाव अगर होना रहता है तो कितने घंटे पहले तक उसको क्या कर दिया जाता है, सारा प्रचार प्रसार बंद कर दिया जाता है। तो उसी घंटे की अवधि को मौन अवधि कहा जाता है। तो ये कितने घंटे का, तो ये हो जाएगा आपको 48 घंटे, मतलब 2 दिन पहले उसको पूरी प्रचार प्रसार की प्रक्रिया को बंद कर दिया जाता है। इसी अवधि को क्या कहा जाता है, मौन अवधि। तो आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है हम लोग का कि भारतीय टीम ने आईसीसी महिला विश्व कप 2025 दक्षिण अफ्रीका की टीम को 52 रनों से पराजित करके जीता है। ठीक है, तो विभिन्न देशों की टीमों द्वारा जीते गए महिला विश्व कप की संख्या के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। ठीक है, हाल ही में आप देखिएगा कि दिसंबर 2025 में ही आपको आईसीसी महिला वर्ल्ड कप हुआ है। तो आईसीसी महिला वर्ल्ड कप में देखिएगा कि ये भारतीय महिला टीम जो है वह दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर अपना दक्षिण अफ्रीका को कितने रनों से हराई है, 52 रनों से हराई है। तो कौन सा एडिशन था, तो ये आपका 13th एडिशन था। ये जो है आपका 13th एडिशन था। तो 13th एडिशन, इसका मतलब कि पहले के 12 जो एडिशन रहे हैं उसमें कौन कितने बार जीता है, ये हम लोग को यहाँ पर मिलान करना है। तो ऑस्ट्रेलिया 7 बार, ये सही है। यहाँ देखिए इंग्लैंड 3 बार है दिया होता है, इंग्लैंड 3 बार नहीं है बल्कि इंग्लैंड 4 बार जीत चुका है। उसके बाद न्यूजीलैंड 1 बार और भारत जो है ये इस साल 2025 में 1 बार जीता है। यानी कि टोटल देखिए 7, 4, 11, 7, 4, 11, 1, 12, 12 और 1, 13, टोटल 13th एडिशन कवर हो गए। ऑस्ट्रेलिया कितनी बार, 7 बार, इंग्लैंड 4 बार, न्यूजीलैंड 1 बार और भारत 1 बार। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि भारत जो है इसमें, एक सेकेंड, इस बार जो है कौन जीता है, भारत किसको हराकर, दक्षिण अफ्रीका को हराकर। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन चलते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में नामित किया गया है। इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप विश्वास नहीं कीजिएगा, आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। आप कितनों एडुटेरिया का मैगजीन पढ़ ले, एसपीडी का मैगजीन पढ़ ले, मार्केट में कई तरह के तर्कस के मैगजीन आए हुए हैं, आप कितना भी पढ़ लीजिए, सब एग्ज़ाम में आपका होच पोच हो जाएगा। आप एक चीज़ को ध्यान में रखें कि आपको डेली बेसिस पर एक पेपर पढ़ना ही पढ़ना होगा। आपको डेली बेसिस पर करेंट अफेयर आपको देखने ही होंगे। और उसके बाद मैं जो ये बता रहा हूँ ये ठीक है, अभी आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं जो ये सफिशिएंट आपको 40 से 50 एमसीक्यू जो मंथली वाइज करा रहा हूँ इसको आप करके जाइए। 40 से 50 क्वेश्चन का मतलब सिर्फ 40 से 50 क्वेश्चन नहीं हो, इसमें ऑलरेडी 2 से 3 क्वेश्चन छिपे हुए हैं।
तो आपको 100 क्वेश्चन का कवरेज प्रदान करेगा। तो इसको देखें आप लोग, देखकर आप खुद रियलाइज कर पाएंगे। अब यह वीडियो तो अभी मैं स्टार्ट ही कर रहा हूँ, आप लोग देखें। तो चलिए कि किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल किया, तो लखनऊ को। तो ये यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला कौन सा राज्य बना है, तो 9वां राज्य बना है। मतलब ये 9वां राज्य बना है लखनऊ, जो यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल हुआ, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है हम लोग का कि समाचार की सुर्खियों में रहे स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो ये आपको देखिए, फर्स्ट है क्या कि स्वस्थ देखभाल प्लेटफॉर्म पर एक माह में पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या, ये सही है। एक सप्ताह में सर्वाधिक व्यक्तियों की ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग, ये भी सही है। और महत्वपूर्ण संकेतों की जांच हेतु ऑनलाइन साइन अप करने वाले व्यक्तियों की संख्या, ये भी सही है। ठीक है, यानी कि 1, 2, 3 तीनों सही है। ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, जो इंपॉर्टेंट नहीं हूँ मैं इसको हाईलाइट कर दूंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैं इसको 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करके आपको दूंगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है पीएम डिवाइन योजना, क्वेश्चन नंबर 5। पीएम डिवाइन योजना के तहत सोहरा पर्यटन सर्किट पूर्वोत्तर के किस राज्य में विकसित किया जा रहा है, तो ये मेघालय में। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका कि सोहरा पर्यटन सर्किट जो है कहाँ स्थापित हो रहा है, किस राज्य में विकसित किया जा रहा है, तो मेघालय के कुटमदन में। मेघालय के कुटमदन, ये जगह का नाम रखना है आपको, मेघालय के कुटमदन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का, ये देखिए ये क्वेश्चन आप जब बीपीएससी ऑडिटर का पेपर निकाल कर देखिएगा तो ये यहाँ से आपको क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेंगे आपको। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में सुर्खियों में रहे CMS-03 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो पहला क्या कह रहा है कि CMS-03 भारत की धरती से प्रक्षेपित अब तक का सबसे भारी वजन 4410 किलोग्राम वाला उपग्रह है। सही बात है कि अब तक का सबसे भारी उपग्रह जो है CMS-03 है। इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया जा रहा है, तो LV-M3-M5 से लॉन्च किया गया, ये भी सही है। कब लॉन्च किया गया था, तो 2 नवंबर 2025 को। इसलिए इस रॉकेट को क्या कहा गया, बाहुबली कहा गया। LV-M3-M5 को क्या कहा गया, बाहुबली कहा गया। और यही क्वेश्चन पूछा गया था कि इस रॉकेट का नाम क्या है। CMS-03 जो है, CMS-03 जो सैटेलाइट है उसको LV-M3-M5 से लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या पूछा गया था, उसको नाम बाहुबली, ये नाम भी पूछा गया था। नेक्स्ट है कि CMS-03 को भू स्थिर कक्षा में स्थापित किया गया। नहीं, भू स्थिर कक्षा में ये स्थापित नहीं किया गया, इसको भू स्थिर स्थानांतरण कक्षा GTO में स्थापित किया गया। अब यहाँ से ये क्या किया गया, एनर्जी को बूस्टअप करके ये GEO मतलब भू स्थिर कक्षा में ये जाने की कोशिश करेगा। यहाँ से एनर्जी को बूस्टअप करके ये जाने की कोशिश करेगा, लेकिन इसको स्थापित किया गया भू स्थानांतरण कक्षा, भू स्थिर स्थानांतरण कक्षा में इसको स्थापित किया गया, तो ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है कि CMS-03 का लक्ष्य हिंद महासागर में भारतीय नौसेना के संचार नेटवर्क को सेवा प्रदान करना, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा सेक्शन हम लोग का गलत हो गया, ये किसको भू स्थिर कक्षा में स्थापित नहीं किया गया बल्कि भू स्थिर स्थानांतरण कक्षा में स्थापित किया गया। और यहाँ से ये मोटर के थ्रू क्या करेगा, एनर्जी को बूस्टअप करके GEO में चला जाएगा। स्थापित किया गया लेकिन भू स्थिर स्थानांतरण कक्षा में स्थापित किया गया है, GTO। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की उपग्रह प्रक्षेपण क्षमताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो अभी देखा जाए कि भारत भारी उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए किसका, फ्रेंच गुयाना में जो कोरो है, जो बेस सेंटर है, वहाँ से लॉन्च बेस का उपयोग करता रहा है। भारत को जब भी भारी उपग्रहों को लॉन्च करना रहता था तो फ्रेंच गुयाना में जो कोरो लॉन्च बेस है वहाँ से वह उपयोग करता था, उसका उपयोग करता था। इसरो द्वारा अब तक का सबसे भारी GSAT-11 उपग्रह को 2018 में, जो अब तक का भारी उपग्रह था, 2018 में कोरो लॉन्च बेस से अंतरिक्ष में भेजा था, जिसका वजन कितना था, 5854 किलोग्राम। ठीक है, अब भारतीय प्रक्षेपण स्थल श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित CMS-03 उपग्रह अब तक का सबसे भारी उपग्रह है। ये अब तक का सबसे भारी उपग्रह बन गया है। इसका अप्रोक्स 6100 किलोग्राम के अराउंड इसका वेट है। CMS-03 के पेलोड में कई संचार बैंडों पर ध्वनि, डेटा और वीडियो लिंक का समर्थन करने वाले ट्रांसपोंडर शामिल है, यानी कि चारों के चारों क्वेश्चन इसमें सही है। नेक्स्ट कह रहा है निसार के बारे में कौन सा कथन सही है, उस पर विचार करना है। तो पहला क्या है कि निसार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की एक संयुक्त पहल है, ये बिल्कुल सही है। निसार नासा और इसरो की एक संयुक्त पहल है। ठीक है, अब ये जो निसार सैटेलाइट है, निसार वो 2400 किलोग्राम वजनी निसार को 30 जुलाई 2025 को इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV F-16, याद रखिएगा GSLV F-16 रॉकेट से क्या किया गया, लॉन्च किया गया था, ये भी सही है। नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है कि निसार को 7 नवंबर 2025 से पूरी तरह से कार्य करना प्रारंभ कर दी। निसार
कार्य करना कब से प्रारंभ की? 7 नवंबर 2025 से। ये भी सही है, लेकिन लॉन्च कब किया गया था? ध्यान से देखिए इसको, 30 जुलाई 2025 को, ठीक है। और कार्य करना कब स्टार्ट किया? तो 7 नवंबर 2025 से कार्य करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट है कि निसार विश्व का ऐसा पहला उपग्रह है जिस पर एल बैंड तथा एस बैंड सेंसरों की 2 SAR प्रणालियाँ लगी हुई है। ये भी सही है। आप लोग को साइंस टेक के लिए मैं अभी वीडियो बना ही रहा था, अभी इसमें स्पेस टेक्नोलॉजी को मैंने कवर किया है। तो उसके बाद जो भी डिफेंस टेक्नोलॉजी का सेक्शन आएगा, ये एल बैंड एस बैंड इसको भी मैं कवर करूंगा, लेकिन अभी BSc-PT का एग्ज़ाम नज़दीक था, इसलिए सोचा कि पहले मंथली वाइज करेंट अफेयर को मैं कंप्लीट करा दूं, और उसके बाद जो मेरा सेक्शन चलेगा साइंस एंड टेक का, जो PT और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, मैं उसका लेक्चर पर डे लेक्चर डालूंगा, और करीब 50 से 60 लेक्चर इसके भी जाएंगे। और जो इकोनॉमी का सेक्शन जो आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, इंडियन इकोनॉमी का, आप लोग उस लेक्चर को देखिए, आपको इकोनॉमी से जो डर है वो डर खत्म हो जाएगा। ये मेरा खुद का कॉन्फिडेंस है कि मैं कंसेप्ट बिल्डअप पर काम करता हूँ, और आप लोग जब उस लेक्चर को आज से देखेंगे इंडियन इकोनॉमी का, तो आपको इकोनॉमी से एक जुड़ाव फील होगा, और आज तक आप इकोनॉमी को कभी इस तरह से नहीं समझे होंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नहीं तो पहले देखें, देखने के बाद अगर आपको रियलाइज़ हो कि ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, तब उसको सब्सक्राइब करें, अदरवाइज उसको स्किप करके आप जा सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर बतेरे आपको ऐसे ऐसे टॉपिक ऐसे पढ़ाए हुए हैं सेक्शन, जो सिर्फ मतलब पूरा एक सीरीज वे में नहीं मिलेगा आपको। लेकिन मेरा ये मोटिव ही रहा है इस चैनल को शुरू करने का, कि मैं PT और मेंस को साथ में लेकर एक सीरीज वाइज हर एक टॉपिक को हर बहुत ही डिसिप्लिन वे में और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में उसको समझाने की कोशिश करूँगा, जो न सिर्फ PT बल्कि मेंस में भी क्या होगा, आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आज से इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट हो रहा है, आप लोग फ्री है सबके लिए, आप लोग जुड़े। मैं 10 बजे तक वीडियो अपलोड कर देता हूँ, आप लोग उसको देखें। चलिए नेक्स्ट है कि इसमें कौन सा कथन, इसमें चारों कथन आपका सही था। अब है कि समाचार की सुर्खियों में रहा INS इच्छक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ध्यान से देखिए, INS इच्छक जो है यह विशाल सर्वेक्षण पोत श्रृंखला का तीसरा जहाज है, सही बात है। INS इच्छक जो है वो विशाल सर्वेक्षण पोत का तीसरा जहाज है। दूसरा आपका था सांध्याक था शायद, ठीक है। तो ये तीसरा जहाज है, ये सही है यहाँ पर। लेकिन ये कह रहा है कि 6 नवंबर 2025 को क्या इसको विशाखापट्टनम में INS इच्छक को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? नहीं, विशाखापट्टनम नहीं होगा, इसको कोची में INS इच्छक को कोची में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, ये सही होगा। तो ये गलत हो गया आपका। यह जहाज अत्याधुनिक हाइड्रोग्राफिक और समुद्री विज्ञान प्रणालियों के साथ साथ हेलीकॉप्टर सहायता से लैस है, ये भी सही है। और INS इच्छक एक सर्वेक्षण पोत और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत कार्यों के साथ अस्पताल जहाज के रूप में भी काम करता है, ये भी सही है। मतलब कौन सा गलत हो गया? ये, क्योंकि इसको कोची में क्या किया गया, कोची में जो भारतीय नौसेना उसको शामिल किया गया है, विशाखापट्टनम में नहीं। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी, ये TFF आप लोग देखेंगे। 2 टर्म आपको ध्यान में रखने हैं, 2 टर्म आपको क्या रखना है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट फंड। ये 2 टर्म काफ़ी चर्चा में रहे हैं। COP30 के जो ब्राज़ील के बेलम में जो COP30 जो ब्राज़ील के बेलम में आयोजित किए गए थे, उसमें इनकी चर्चा काफ़ी बेहतरीन तरीके से की गई है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी ये क्या है, इसके बारे में सही कथन की पहचान करना है हम लोग को। तो देखिए पहला क्या कह रहा है कि ब्राज़ील द्वारा प्रस्तावित इस पहल को संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के COP30 शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया। बिल्कुल सही है, इसको प्रस्ताव कौन किया? ब्राज़ील द्वारा प्रस्तावित किया गया, किसमें? COP30 शिखर सम्मेलन में। अच्छा, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट निवेश कोष TFTF पहल का हिस्सा है, सही बात है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट फंड जो है वह इसी का हिस्सा है। अच्छा, भारत एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वाला देश है, तथापि इसने इस पहल का औपचारिक तौर पर अनुसमर्थन नहीं किया है, ये सही बात है। भारत क्या है, एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वाला देश है, लेकिन फिर भी जो है ये इस पहल को औपचारिक तौर पर देखा जाए तो भारत समर्थन नहीं किया है। तो इसमें तीनों का तीनों क्या है, सही है। नेक्स्ट है कि समाचार की सुर्खियों में रहे उष्णकटिबंधीय वन निवेश कोष। देखिए आ गया ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट फंड। मैंने आपको बताया कि 2 टर्म याद रखना है, एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी और एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट फंड। और ये इन्वेस्टमेंट फंड की बात कर रहा है, ये चर्चा में है, इसमें कौन सा कथन सही नहीं है वो देखना है हम लोग को। तो देखिए कह रहा है कि इस कोष की घोषणा COP जलवायु सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के COP30 शिखर सम्मेलन 2025 में की गई, सही बात है। COP30 में ही इसकी चर्चा की गई है। नेक्स्ट कह रहा है क्या कि ब्राज़ील के नेतृत्व में यह कोष जलवायु वित्त का एक अभिन्न मॉडल है। ब्राज़ील के नेतृत्व में, ये भी सही है कि ब्राज़ील के नेतृत्व में ही जलवायु वित्त कोष का एक मॉडल लाया गया, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि इस कोष में प्राप्त प्रायोजित अंशदानों को उभरते बाजारों के बॉन्डों एवं अन्य संपोषणीय आस्तियों में
निवेश किया जाएगा। ठीक है, जो जीवाश्म ईंधन एवं वनों के विनाश की कटाई से संबंधित नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है कि टीएफ ये फंड इसी से संबंधित है। नेक्स्ट है कि कोष द्वारा ये जो वित्त कोष है द्वारा किए गए निवेश से सृजित आय का कम से कम 1/3 हिस्सा सीधे सीधे देसी लोगों या स्थानीय समुदाय को मिलेगा। नहीं, ये गलत है। 1/3 नहीं बल्कि 20% हिस्सा, यानी कि 1/5 20% हिस्सा जो है वह स्थानीय समुदाय को मिलेगा। नेक्स्ट है कि मध्य एशिया के किस देश ने अब्राहम समझौते में शामिल होने का निर्णय लिया है। ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 12 कि मध्य एशिया के किस देश ने अब्राहम समझौते में शामिल होने का निर्णय लिया है, तो ये हो जाएगा कजाकिस्तान। अब्राहम समझौता क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कि अब्राहम समझौता में ये किसके बीच हुआ था, इजराइल। ध्यान से देखें, मैं इसको कर देता हूँ। देखिए अब्राहम समझौता किसके बीच हुआ था, इजराइल और मध्य पूर्व के 4 देश के बीच। अब्राहम समझौता जो हुआ था वो किसके बीच हुआ था, इजराइल और मध्य पूर्व के 4 देश के बीच। कौन कौन मध्य पूर्व के 4 देश हैं, तो बहरीन, यूएई, सूडान और मोरक्को। ये मध्य पूर्व के 4 देश हैं, बहरीन, यूएई, सूडान, मोरक्को। इसमें सितंबर 2025 में देखा जाए कजाकिस्तान क्या हुआ, शामिल हुआ है। तो ये याद रखना है आप लोग को कि अब्राहम समझौता इजराइल और मध्य पूर्व के 4 देश के बीच हुआ था। इसमें सितंबर 2025 में कजाकिस्तान क्या हुआ है, शामिल हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि सुर्खियों में रहे तूफान कालमेगी ने निम्नलिखित में से किस देश को अपनी चपेट में लिया है। तो कालमेगी जो है ये देखा जाए तो फिलीपींस में, जो दक्षिण चीन सागर जो है उसमें आया था। ये जो कालमेगी तूफान है वो दक्षिण चीन सागर के फिलीपींस जो है कंट्री उसमें आया था। इससे जो प्रभावित देश रहे हैं वो कौन कौन, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, ये सभी देश के हैं प्रभावित रहे हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अक्टूबर 2025 के अंतिम सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात, कौन सा चक्रवात अक्टूबर 2025 में बंगाल की खाड़ी में कौन सा चक्रवात आया था, तो मोन्था चक्रवात आया था, जो कहाँ, थाईलैंड में आया था। ठीक है, लेकिन उससे प्रभावित बंगाल की खाड़ी में चक्रवात उत्पन्न हुआ था। मोन्था का नामकरण कौन किए थे, थाईलैंड। अब इससे जो प्रभावित है ये सारे जो है जो भी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, ये जो भी इस साइड के पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं ये सभी क्या हुए, प्रभावित हुए थे। तो ये सभी के सभी हो जाएंगे क्योंकि बंगाल की खाड़ी में क्या हुआ, चक्रवात उत्पन्न हुआ था। नेक्स्ट है हम लोग के प्रथम श्रेणी के मैचों में सबसे कम गेंदों में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाजों के संदर्भ में कौन सम्मिलित नहीं है। तो ये देखिएगा, ये आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो नहीं होगा मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि हम लोग के पास टाइम भी बहुत लिमिटेड है। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कि किस बीमारी को भारत में समाप्त करने में सफलता मिली है। तो देखा जाए तो चेचक, पोलियो और मातृ एवं नवजात टिटनेस तीनों में ही भारत ने सफलता हासिल कर ली है। चेचक को 1977 में ख़त्म कर दिया गया है, पोलियो को 2014 में पूरी तरह से क्या कर दिया गया है, उसको समाप्त कर दिया गया है, और नवजात टिटनेस, मातृ एवं नवजात टिटनेस को 2 अप्रैल 2015 को भी इसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया है। तो चेचक 1977 में समाप्त हुआ, पोलियो 2014 में, और मातृ एवं नवजात टिटनेस 2015 में समाप्त हो गया। तो देखा जाए कि तीनों का तीनों ऑप्शन यहाँ पर क्या हम लोग का सही है। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 17 कि अकादमिक और नीतिगत बहसों में प्रांतीय नागरिकता का विचार निम्नलिखित में किस राज्य से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको भी आप मार्क कर दीजिए, इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ये कि डिजिटल श्रम सेतु मिशन जो है और निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित है। तो डिजिटल श्रम सेतु मिशन नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित है, ये आप लोग याद रखेंगे। डिजिटल श्रम सेतु मिशन किसके तहत प्रस्तावित है, तो नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित है। नेक्स्ट है कि समाचार की सुर्खियों में रहे पद अष्टलक्ष्मी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो ये अष्टलक्ष्मी जो चर्चा में रहे थे 2025 में, उसमें कौन सा कथन सही है, उससे रिलेटेड तो देखते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार 8 राज्यों कौन कौन, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम में अष्टलक्ष्मी के दर्शन होते हैं। इनका मानना है कि पूर्वोत्तर के जो 8 राज्य हैं वो अष्टलक्ष्मी के दर्शन देते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। और इनका ये भी मानना था कि धन एवं संपन्नता की देवी लक्ष्मी को 8 रूपों में, जैसे कि आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संता लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। ये भी सही है, दोनों के दोनों कथन सही है। तो ये यहाँ पर हो जाएंगे। अच्छा, 6 रोग, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन डेटा आंकड़े वाइज पूछे जाते हैं बीपीएससी के एग्जाम में। तो ये देखिए क्या लिखा है कि 6 रोग टीबी निवारण मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, पहला कह रहा है कि भारत का ध्वजवाहक 6 रोग निवारण मिशन दिसंबर 2024 में लॉन्च किया गया था। बिल्कुल सही है कि भारत का जो 6 रोग निवारण मिशन है दिसंबर 2024 में लॉन्च किया गया था, ये याद रखिएगा आप लोग। लेकिन यहाँ जो दिया गया है कि भारत में 6 रोग के मामले में प्रत्येक वर्ष सामने आने वाले नए मामले में 2015 और 2024 के बीच क्या 31% की कमी हुई है, तो नहीं, 31% की कमी नहीं हुई है, 21% की कमी देखने को मिली। जो भी
2015 से 2024 के बीच जो भी क्षय रोग के जो नए मामले आए हैं उनमें कितने परसेंट की कमी देखने को मिली है, तो 21% की कमी देखने को मिली है। लेकिन वही अगर विश्व स्तर की बात करेंगे तो वहाँ 12% की कमी देखने को मिली है। ये से गलत हो गया हम लोग का, कौन गलत सही नहीं है, तो बी हम लोग का सही नहीं है। सी डी देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगर भारत में क्षय रोग के नए रोगी 2015 में 237 प्रति 1 लाख जनसंख्या से घटकर 2024 में 187 प्रति 1 लाख जनसंख्या हो गई है, तो बिल्कुल सही है। यह देखो 237 से कितना हो गया, 187। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि वैश्विक स्तर पर क्षय रोग के नए रोगियों की संख्या में 2015 और 2024 के बीच कितने परसेंट की कमी देखने को मिली, 12% की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत में 21% की कमी देखने को मिली है, लेकिन वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो क्षय रोग में 12% की कमी देखने को मिली। याद रखिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एक सेकेंड, 12% 21%, दोनों एक दूसरे को उल्टा देख रहे हैं आप लोग। 12% जो है विश्व स्तर पर है और 21% जो है वो भारत में ये क्षय रोग में कमी को दर्शाते हैं। ये क्षय रोग में कमी को दर्शाते हैं। अच्छा, संविधान का 130वां संशोधन विधेयक जो है, इसके हेतु गठित संसद की संयुक्त संसदीय समिति की अध्यक्षता किसे सौंपी गई थी, तो अपराजिता सारंगी को। 130वां संविधान संशोधन क्या कहता है, इसको जब गठित किया गया विधेयक को, तो इसके संयुक्त संसदीय समिति की अध्यक्षता किसने संभाली थी, अपराजिता सारंगी ने। यह कैसा विधेयक था, तो इसके तहत 30 दिन से अधिक, देखिए इस संशोधन के तहत 30 दिन से अधिक जेल में बंद, चाहे वो पीएम हो, सीएम हो या अन्य मंत्री हो, तो उनकी अगर 30 दिन से अधिक तक अगर कारागार में रहते हैं, मतलब कि अगर जेल में रहते हैं, तो उनकी सदस्यता जो है वह रद्द हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, गरुड़ जो एक्सरसाइज है, गरुड़ 25, वो किसके बीच है, तो भारत और फ्रांस के वायुसेना के बीच का युद्धाभ्यास है, ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि बुकर प्राइज 2025 किसे दिया गया, तो आप लोग जानते हैं कि फ्लैश के लिए डेविड स्ले को दिया गया है। बुकर प्राइज 2025 किसको दिया गया है, डेविड स्ले को दिया गया है, फ्लैश के लिए। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, आप विश्वास कीजिए इस बात को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 निम्नलिखित में से किसने जीता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो जीता है वो बानू मुश्ताक ने जीता है, हार्टलैम के लिए। इसका अनुवाद, एक हालांकि कन्नड़ की पुस्तक है, हार्टलैम कन्नड़ पुस्तक है। इसको अंग्रेजी में अनुवाद किसने की थी, दीपा भट्टी ने की थी। याद रखिएगा कि बानू मुश्ताक जो है वो हार्टलैम एक कन्नड़ की पुस्तक है, लेकिन इसको अंग्रेजी में अनुवाद किसने की, तो दीपा भट्टी ने की थी। तो आप लोग याद रखेंगे बानू मुश्ताक और दीपा भट्टी। नेक्स्ट कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 25 कि भारत को संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भूस्थलीय सूचना प्रबंधन एशिया प्रशांत का सह अध्यक्ष चुना गया है, तो इसके साथ और कौन सा सदस्य है जो इसके साथ सह अध्यक्षता किया है, तो दक्षिण कोरिया। याद रखिएगा कि वैश्विक भूस्थलीय सूचना प्रबंधन में भारत के साथ कौन सा देश है जो उसकी सह अध्यक्षता किया है, तो दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है कि ये हटा दीजिए, इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं। 26 लेकर आते हैं हम लोग 27 पर। ठीक है, 27 पर कि ये भारत टैक्सी, आप लोग इसको एक बार अच्छा से पढ़ भी लेंगे कि भारत टैक्सी पर ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि भारत टैक्सी जो है इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो क्या करें, भारत टैक्सी सेवा गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ द्वारा प्रारंभ की गई, नहीं, ये गलत है हम लोग का। भारत टैक्सी एक सहकारी उद्यम है जो सहकार टैक्सी सहकारिता, तो देखिए ये किसके द्वारा की जा रही है, तो सहकार टैक्सी सहकारिता लिमिटेड द्वारा परिचालित किया जा रहा है, सहकार टैक्सी सहकारिता लिमिटेड द्वारा। अच्छा, भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म को नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन को विकसित किया गया है। भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म जो है उसको नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन को क्या किया गया, विकसित किया गया है। किसको भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म को किसने विकसित किया है, तो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन को विकसित किया है। भारत टैक्सी के चालकों को कोई कमीशन का भुगतान नहीं किया जाएगा, वरन दैनिक, साप्ताहिक और मासिक शुल्क का भुगतान करेंगे। ठीक है। अब जापानी कॉमिक्स, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है जापानी कॉमिक्स वन पीस के तहत पात्र लूफी जो है, लूफी को किस देश में जेन जी प्रदर्शनकारियों लूफी किस देश में जेन जी प्रदर्शनकारियों ने अपना प्रतीक बनाया है, तो ये लूफी जो है किस देश में, तो ये मेक्सिको में। याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है समाचार के सुर्खियों में रहा जो माहे है, इसके बारे में कौन सा कथन सही है, तो देखेंगे कि माहे जो है कि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का एक ज़िला है, ये सही है हम लोग का। माहे एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट है, ये भी सही है। माहे का निर्माण स्वदेशी तकनीक से कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है, ये भी सही है। टॉर्पीडो मल्टी फंक्शनल पनडुब्बी रोधी रॉकेट उन्नत रडार
और आधुनिक सोनार प्रणाली से युक्त माहे पोत को 24 नवंबर 2025 में नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया, ये भी सही है। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का चारों के चारों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि समाचार की सुर्खियों में पुनान सांगचू जल विद्युत परियोजना जो है किस देश या केंद्र शासित प्रदेश की परियोजना है, तो भूटान की परियोजना है। पुना सांगचू परियोजना किस देश की है, तो भूटान की। नेक्स्ट है कि वासेनार रेजिमेंट की बात करते हैं हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है हम लोग का कि वर्ष 1996 में जो वासेनार रेजिमेंट हुआ, वो वासेनार कहाँ है, तो नीदरलैंड्स में। याद रखिएगा वासेनार जो है किस कंट्री का प्लेस है, तो वासेनार नीदरलैंड में है। और वासेनार में जो हस्ताक्षरित किया गया था वासेनार समझौता, ये पारंपरिक हथियारों और उसके दोहरे उपयोग का मतलब होता है जो सिविल यूज के लिए भी और डिफेंस यूज के लिए भी, दोनों के लिए यूज किया जाता है, उनके निर्यात के नियंत्रण पर केंद्रित था। जो कब हुआ था, 1996 में, बिल्कुल सही है। इसमें 42 राष्ट्र की सहभागिता वाले वासेनार अरेंजमेंट में भारत कब शामिल हुआ था, टोटल इसमें वासेनार अरेंजमेंट में 42 राष्ट्र हैं, जिसमें भारत कब शामिल हुआ, 2017 में शामिल हुआ। और वासेनार अरेंजमेंट ने शीत युद्धकालीन बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण समन्वय समिति का स्थान लिया है, ये भी सही है। इजराइल हमास युद्ध में माइक्रोसॉफ्ट की एज्योर क्लाउड सेवाओं के उपयोग से वासेनार अरेंजमेंट की सार्थकता पर प्रश्न चिन्ह लगा है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये चारों के चारों ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 पर आइए कि भारत में डैश अपनाए गए सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम मॉडल को संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा वैश्विक मान्यता प्रदान की गई, किसको प्रदान की गई, तो ये सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क बंगाल में जो है उसको प्रदान की गई है। नेक्स्ट है दिल्ली घोषणा पत्र के बारे में कौन सा कथन सही है, इसको देखते हैं हम लोग। तो दिल्ली घोषणा पत्र 2025 को एराई सिटी फोरम 2025 में अपनाया गया, ये बिल्कुल सही है कि दिल्ली घोषणा पत्र को एराई सिटी फोरम 2025 में अपनाया गया। नेक्स्ट है कि दिल्ली घोषणा पत्र 2025 वैश्विक दक्षिण के शहरों की ओर से बहुस्तरीय शासन के माध्यम से जलवायु कार्यवाही को आकार देने की एक प्रतिबद्धता है, ये भी सही है। अच्छा, दिल्ली घोषणा पत्र 2025 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु फ्रेमवर्क कन्वेंशन के COP30 शिखर सम्मेलन 2025 में प्रस्तुत किया गया, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि तीनों के तीनों कथन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्या है कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, क्वेश्चन नंबर 35, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP को पहला चरण निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू किया गया, तो GRAP ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली में लागू किया गया है। ये क्या है, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ये प्लान लाया गया था, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लाया गया था। इसमें किस राज्य में लागू किया गया, इसको पहला चरण को किस राज्य में लागू किया गया, तो नई दिल्ली में लागू किया गया। अच्छा, जलवायु जोखिम सूचकांक के बारे में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जलवायु जोखिम सूचकांक रिपोर्ट 2025 जो जारी किए गए हैं, इसमें कौन सा कथन सही है, तो ध्यान से देखिए कि पहले इसको जारी कौन करता है, तो बॉन जो है कौन, जर्मनी स्थित गैर सरकारी संगठन जर्मन वॉच द्वारा जलवायु जोखिम रिपोर्ट 2025 जो है ये क्या किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 शिखर सम्मेलन में जारी की गई। जर्मन वॉच द्वारा COP30 शिखर सम्मेलन में जारी की गई, बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट है कि विगत 30 वर्षों में जलवायु से संबंधित आपदाओं से सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो 9वां स्थान रहा है, ये भी सही है। मतलब जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान 9वां रहा है, और इसको कौन जारी करता है, तो जर्मन वॉच जो है, जो जर्मन स्थित कंपनी है, ये गैर सरकारी संगठन है, उसके द्वारा COP30 शिखर सम्मेलन में इसको क्या किया गया था, जारी किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि ये जो मालाबार एक्सरसाइज है, मालाबार एक्सरसाइज जो है वो नवंबर 2025 में हुआ था, इसमें कौन भाग लिया था, तो मालाबार एक्सरसाइज जो है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों की है। भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इसमें फ्रांस नहीं होगा। तो 1345 ये ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोग का कि मालाबार एक्सरसाइज नवंबर 2025 में है। ये इसमें कौन कौन से देश शामिल थे, तो भारत हो गए, जापान हो गए, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। तो ये नवंबर 2025 में हुआ था, ठीक। और उत्तरी प्रशांत महासागर में ये कहाँ हुआ था, तो उत्तरी प्रशांत महासागर में, ठीक है। इसमें जो है INS सह्याद्री भाग लिया था, मालाबार एक्सरसाइज में INS सह्याद्री भाग लिया था, ठीक है। ये कहाँ हुआ था, उत्तरी प्रशांत महासागर में, और इसका शुरुआत कब हुआ था, 1992 में। भारत और USA ने इसको शुरुआत की थी, मालाबार एक्सरसाइज की शुरुआत भारत और अमेरिका ने 1992 में की थी। लेकिन अभी जो इसमें कितने सदस्य भाग लिए हैं, मालाबार एक्सरसाइज में कितने सदस्य हो गए, तो 4, भारत के, अमेरिका के साथ जापान और ऑस्ट्रेलिया भी इसमें जुट गए हैं। अब COP30 के बारे में बात करते हैं हम लोग कि COP30 शिखर सम्मेलन 2025 से इसमें स्वास्थ्य दिवस को घोषित बेलम स्वास्थ्य एक्शन प्लान BHM, ध्यान से देखिएगा, BHAP, मैं इसका भी डिस्कसन करूंगा। BHAP ये जो है बेलम
हेल्थ एक्शन प्लान भाव किन सिद्धांतों एवं अवधारणाओं पर संरचित है। ये COP30 में जो 2-3 टर्म है उसको आप एकदम ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा। कौन कौन? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट फंड, बेलम हेल्थ एक्शन प्लान। ये 3 टर्म एग्ज़ाम में पूछने जाने के चांसेस है, क्योंकि COP30 में इन टर्म की चर्चा की गई थी और इसके रिलेटेड कुछ न कुछ जो है वह मतलब कि COP30 में कुछ न कुछ सम्मेलन में इस चीज़ के लेकर चर्चा होकर इसको पारित किया गया है। तो ये देखिए जो BHAP जो है बिहार बेलम हेल्थ एक्शन प्लान, ये स्वास्थ्य क्षमता और जलवायु न्याय, ये किससे संबंधित है? तो स्वास्थ्य क्षमता और जलवायु न्याय और सामाजिक सहभागिता के साथ जलवायु और स्वास्थ्य पर नेतृत्व एवं शासन, ये दोनों के दोनों सही है 1 और 2। ये हेल्थ के लिए, हेल्थ और क्लाइमेट दोनों को एक साथ लेकर चलता है। अब देखा जाए कौन सा कथन सही है। नेक्स्ट चलते हैं 39 में कि वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP32 का आयोजन अफ्रीकी देश इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में किया जाएगा। बिल्कुल सही है। देखिए COP30 ब्राज़ील के बेलम में, और यहाँ देखिए COP31 तुर्की में और COP32 इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में आयोजित की जाएगी। ठीक है। अच्छा, COP के वार्षिक सम्मेलनों का आयोजन संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित 5 भौगोलिक क्षेत्रों कौन कौन? अफ्रीका, एशिया प्रशांत, पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन तथा पश्चिमी यूरोप, इन समय बारी बारी से किया जाता है। तो ये दोनों सही है। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा देश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का नवीनतम सदस्य बना है? सेशेल्स। और यहाँ बारिश भी आ चुकी है। मैं वीडियो की यहीं पर लास्ट करता हूँ। ठीक है। तो याद रखिए कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का नवीनतम सदस्य कौन बना है? सेशेल्स। और प्लीज़ आप लोग जुड़े, क्योंकि आज से इंडियन इकोनॉमी का बैच स्टार्ट हो रहा है, फ्री है सबके लिए, और लोगों को भी शेयर भी करें। आप लोग देखिए सारा आपको डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं 0 से एडवांस तक उसमें बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।